लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम आगे के जो थ्योरम दी हुई है मतलब थ्योरम 1.4 मतलब प्रमेय और प्रमेय 1.3 इनको कंप्लीट करेंगे और जो उदाहरण है 9 नंबर जिसमें हमें अपरिमेय संख्याएं बतानी है उसको स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट की क्लास थी उस पे हमने प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट किया था जिसकी फर्स्ट लास्ट में हमने 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज जो है हम जो प्रमेय दी हुई है उसके बाद मतलब 1.3 की जो प्रमेय है उसको करने वाले हैं। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। ओके, इसमें बोला है अगर p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, पूरी तरह से भाग करता है, तो p क्या करेगा, a को भी भाग देगा, भाग करेगा, पूरी तरह से विभाजित करेगा। ये हमें प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का थ्योरम। ये है अध्याय 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ओके, इसको हम करने वाले हैं। प्रमेय है हमारी ये 1.3 ओके 1.3। इसमें बोला है कि अगर p जो है हमको क्या दिया है, अगर p एक अभाज्य संख्या है, ओके, मतलब प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है और p जो है क्या कर रहा है, a स्क्वायर को भाग कर रहा है, पूरी तरह से विभाजित कर रहा है, तो क्या बताना है हमको, तो क्या होगा, जो p है वो a को भी तो भाग करेगा पूरी तरह से। ओके, ये हमको बताना है, यहाँ पर शो करना है, प्रूफ करना है। ओके, मतलब अगर हम देखें, अगर कोई भी जो विभाजित अभाज्य संख्या है, अगर कोई भी अभाज्य संख्या जो है बच्चों, जैसे p हुई, वो क्या a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, कर रहा है, तो क्या करेगा, मतलब वो क्या कर रहा है, जो p है a स्क्वायर को भाग कर रहा है, मतलब वो a इंटू a को ही भाग कर रहा है। हम जो a स्क्वायर है उसको हम क्या लिखेंगे, a इंटू a तो लिखेंगे। जो a स्क्वायर है मतलब p जो है a को a स्क्वायर को भाग कर रहा है तो a इंटू a को भाग कर रहा है। ओके, तो हम अगर वो क्या कर रहा है, अगर यहाँ पर बच्चों देखेंगे आप, अगर वो यहाँ पर a इंटू a को भाग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, a इंटू a में मतलब दोनों के जो फैक्टर हैं, दोनों के जो गुणज हैं, उसमें से किसी एक को तो भाग करेगा ही। ओके, अगर 2 को भाग कर रहा है तो किसी एक को भी तो डिवाइड करेगा ना वो पूरी तरह से। इन दोनों में से किसी, मतलब अगर देखो यहाँ पर मैं आपको लिख के बोलूं, अगर इसको यहाँ ऐड कर देती हूँ, अगर p a इंटू a को विभाजित कर रहा है करता है तो वो क्या करेगा बेटा, a इंटू ए, सिंपल a स्क्वायर तो है नहीं, a स्क्वायर को अगर हम ओपन कर रहे हैं तो a इंटू ए करके लिख रहे हैं तो वो a 2 आ रहे हैं उसमें, तो दोनों में से कम किसी एक को तो वो भाग देगा ना, विभाजित करेगा ही।
तो क्या हो जाएगा, तो P एक A को जरूर विभाजित करेगा। ओके, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है, किसी प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो वह उसके किसी एक फैक्टर को जरूर डिवाइड करता है। अभाज्य संख्या जो होती है बच्चों, जैसे प्राइम नंबर, आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या है जो जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, या तो एक होता है या वो खुद ही होते हैं। जैसे दो हुआ, चार हुआ, चार नहीं सॉरी, दो हुआ, तीन हुआ, पांच, सात, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी भी फैक्टर को, अगर किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कर रही हैं तो वो दोनों के, मतलब जैसे हम बोले मतलब चार हुआ, चार को ले लो आप, तो चार क्या है, दो का स्क्वायर है ना। दो के स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, टू इंटू टू लिखोगे। और अभाज्य संख्या टू हुई तो ये एक बार में तो कैंसिल कर ही देगी ना, एक टू को तो हटा ही देगी, पूरी तरह से विभाजित कर देगी। यही इसमें बताया है हमको। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, ये आप इसको भी ऐड कर सकते हो कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, अभाज्य संख्या किसी भी किसी भी संख्या किसी भी संख्या को डिवाइड करता है तो वो विभाजित करता है, तो वह उसके किसी एक गुणन को गुणनखंड ले लेते हैं अब यहाँ पर, वो जरूर विभाजित करता है। ओके, किसी भी संख्या का जो है, जैसे हमने यहाँ पर लिया था बच्चों की क्या, जो ए स्क्वायर है, अगर पी उसको डिवाइड कर रहा है तो ए इंटू ए में से पी किसी एक को तो डिवाइड कर ही देगा, कोई एक ए तो कैंसिल हो जाएगा इसमें से। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो क्या है, पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा, ए को भी विभाजित करता है। पी अभाज्य संख्या, इसको लिखने की वैसे यहाँ से अब अलग जरूरत नहीं है, अगर आप इतना लिख रहे हो तो इसको हटा देते हैं। हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल और एक और क्या ले लेते हैं बच्चों, जैसे ए जो है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ए अगर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 6 ले लिया, तो हमने यहाँ क्या लिया था, पी जो है, पी में हमने कोई भी नंबर ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, चलो ओके, पी में हमने 3 ले लिया। अब आपको पता है हम इस फॉर्मूले में अगर रख देंगे तो पी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो देखो पी क्या रहा, 3 रहा, 6 का हमने स्क्वायर किया तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 3, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो आप देखो 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, तो किसी एक, मतलब दोनों 6 तो नहीं कैंसिल हुए, बट दोनों को भी कर सकता है, 36 होता है अगर इसको करते हैं हम दोनों को। अगर हम सिर्फ स्क्वायर वाले में लेंगे तो ये देखो 3 लिया, 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का अगर हम ए में स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 वन टाइम में, ये 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, तो ये एक बार में जो है पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये हमको पहले से इन्होंने दे रखा था। हमको क्या देखना था, इस जो हमने यहाँ पर किया है, लिखा है ये, अभाज्य संख्या किसी भी संख्या को विभाजित करता है तो वह उसके किसी एक गुणनखंड को जरूर विभाजित करेगा।
तो जो 6 है मतलब 36 जो है 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो मैंने 3 से इसको भी भाग करके देखा तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 मतलब कोई एक ए यहाँ पे भी जा रहा है ना, ये भी तो एक ही वैल्यू है, तो कोई एक ए यहाँ पर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो क्या आंसर हुआ कि कोई भी अभाज्य संख्या किसी भी संख्या को विभाजित करता है तो उसका जो गुणनखंड होता है उसको भी वो विभाजित करेगा। ओके, ये थी हमारी थ्योरम 1.3 मतलब 1.3 हमारी थ्योरम थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारी वो बता रही है कि हमको रूट टू जो है उसको इरेशनल बताना है। जो हमारी प्रमेय है 1.4 क्या बताना है, जो रूट टू है अंडर रूट टू का परिमेय है। तो आप याद रखो बच्चों, अभी तक हम सिर्फ हमको पता है क्या परिमेय संख्या पता है, हम रेशनल नंबर जानते हैं, हमें परिमेय संख्याएं पता है, हमें इसको अपरिमेय संख्या बताना है। ये नॉर्मली सबको पता है कि अपरिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि जो इसकी आवृत्ति है मतलब जब दशमलव में इसको हम लिखते हैं तो इसकी आवृत्ति खत्म नहीं होती है, ना ही ये रिपीट होते हैं, मतलब ना ही सेम नंबर इनके पीछे पीछे आते हैं दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद इनके नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है ये, इसलिए अपरिमेय हो जाते हैं। अब हमें इसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको क्या लेके सिद्ध करेंगे बच्चों, परिमेय संख्या मानकर हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने माना रूट टू क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं, माना जो रूट टू है एक, अब परिमेय सिद्ध करना है उसके लिए हमें पहले परिमेय लेना पड़ेगा, एक परिमेय संख्या है। ओके, ये है। हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें हम p बटे q या a बटे b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही परिमेय संख्या हमने अभी तक पढ़ी है। हम ले लेते हैं इसको इसके बराबर, क्या है a बटे b हमने यहाँ पर रख लिया इसके बराबर। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम दोनों का हम इसका वर्ग करेंगे, अगर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, ओके, ये आप देखोगे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता है स्क्वायर जो होता है वो रूट को कैंसिल कर देता है। ये 2 हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। ओके, ये हमारा आ गया यहाँ पे। अब ये जो है इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक इक्वेशन बन जाती है। तो देखो हम कर देते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, और 2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। ओके, ये हमको मान लिया। ए स्क्वायर क्या हो सकता है, कोई भी इवन हो सकता है, मतलब सम संख्या हो सकती है। अगर ए स्क्वायर कोई भी सम, मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पर रूट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम संख्या है। अगर यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, इवन है, तो ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक इवन नंबर हो जाएगी। तो मान लेते हैं हम क्या, ए की वैल्यू 2 के, हमको क्या पता है, अगर ए स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है बच्चों, सम संख्या है, सम संख्या है तो क्या होगा, ए भी क्या होगी, सम होगी ना। ए भी क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। सम संख्या कैसे, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है ना कि क्यूब है। स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है, 2 की घात है, मतलब वो सम है। तो हम क्या ले लेंगे, ए की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, मान लिया हमने ए की वैल्यू हमने ले ली 2 के।
हमने ये ले ली। अब इस 2 की वैल्यू को हम ये वाला जो इक्वेशन आया था फर्स्ट वाला, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है, मतलब फर्स्ट जो समीकरण है उसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे। क्या रखेंगे? समीकरण 1 से लिख लेंगे पहले क्या है समीकरण 1, 2b² इक्वल्स टू a²। हमें a की वैल्यू पता चल गई है बच्चों। क्या है a की वैल्यू? a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2k है, तो हमने a की वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो ये 2b² इक्वल्स टू a की वैल्यू है 2k का होल स्क्वायर। तो अगर आप होल स्क्वायर करो तो ये 2b², होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 k², मतलब 2 दूनी 4 और k के ऊपर भी 2 की घात। इस तरह से हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू के, 2 दूनी 4 और के 2 है, तो 1 और 2, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं आराम से। तो ये हमारी हो गई इसकी वैल्यू। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b² हमारा कितना आ जाएगा 4k², 2 यहाँ डिवाइड में आ गए तो 2 2 ज़ा 4, ओके। 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, b² इक्वल्स टू 2k²। इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है यहाँ पे भी क्या है, इवन है, ओके। यहाँ पे क्या है, e जो है, a जो था वो भी सम संख्या हमने यहाँ पर लिखी थी। ये a² जो था वो भी सम संख्या थी यहाँ पर, और यहाँ पे भी क्या है b² है, मतलब b भी क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगी। यहाँ पर कर रही हूँ मैं इसके बाद का, आप देखना क्या हो जाएगा, b भी यहाँ पर क्या है सम संख्या हो जाएगी। आप देखो हमने a² के लिए किया था, अभी हम क्या करेंगे, b² क्या है, हमने क्या सम संख्या है, तो b भी क्या हो जाएगी सम संख्या हो जाएगा बच्चों। अब आप देखो यहाँ पर दोनों का फैक्टर 1 था, कॉमन था, ओके। ए अब मतलब यहाँ पर भी क्या आ रहा है, कॉमन नंबर आ रहा है दोनों का ही, मतलब दोनों ही क्या हो रहे हैं सम संख्याएं हो रही हैं पूरी पूरी तरह से। तो आप देखो अगर आपने यहाँ पर a की वैल्यू ली है, ये a की वैल्यू यहाँ पर सम आ गई है, a की वैल्यू यहाँ सम, यहाँ b की वैल्यू भी सम हो गई है, तो ये तो हमारा assumption गलत जा रहा है, क्योंकि हमको तो अपरिमेय बताना था। परिमेय संख्या हम मान के चल रहे थे, पर ये परिमेय संख्याओं में क्या हो जाता है, दोनों के फैक्टर्स तो सेम नहीं हो सकते, कॉमन नहीं हो सकते। क्या है, हमने जो माना था वो गलत था, तो क्या हो जाएगा √2 जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। देखो हमने जो है देखा कि a भी क्या है सम हो गया है यहाँ पर, और b भी जो है सम हो गया, पर हमें पता था क्या, दोनों में जो है कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं होने चाहिए। कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये हमने जो है, मतलब हमने जो है इसको √2 को a इंटू बी लिया था, ये हमको नहीं लेना था। क्या है, √2 जो है a इंटू बी के बराबर नहीं, a बटे b के बराबर नहीं है, तो √2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, √2 अपरिमेय संख्या है, ओके। ये जो हम देख रहे थे ना a और b जो सम हो गए थे, हमको सम नहीं बनाना था इनको, हमें इन्हें विषम संख्या में रखना था, तभी अपरिमेय संख्या आती है। अगर यहाँ ये सम बन गया है मतलब ये
ए बटे बी मतलब परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, ये था हमारा थ्योरम 1.4। ओके, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट दिया है हमको आप इसमें देख सकते हो, तो यही था। ए जो है 2a² को विभाजित करता है, इसलिए प्रमेय सेम वैसे ही, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे वही है, कॉमन फैक्टर कोई दूसरा नहीं है। तो ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि ये जो है हमको एक फैक्टर दोनों में कॉमन नहीं आना चाहिए था। दोनों क्या हो गए, सम संख्या हो गई, सम संख्या नहीं बनानी थी। हमने क्या कर लिया, इसको गलत ले लिया। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे। 9 एग्जाम्पल नंबर √3 एक परिमेय संख्या है। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर देखो आपने वैसे दिया है इन्होंने। आइए हम देखते हैं, यदि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को सहअभाज्य बना सकते हैं। चलिए लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है ना, शायद। उदाहरण नंबर 9। ओके, तो अभी हम इसको देखते हैं बच्चों। इसमें बोला है √3 जो है एक परिमेय संख्या है। हमें क्या बताना है, इसमें सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैं इसको एक और दूसरी तरीके से भी बताने वाली हूँ आपको। सिद्ध करना है √3 अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं क्या, √3 एक परिमेय संख्या है। जैसे पहले किया था सब कुछ वैसा ही। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 इक्वल्स टू a/b। ओके, a/b हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे, क्या आ रहा है, ये √3 का स्क्वायर हमने किया, यहाँ पर a/b का स्क्वायर किया, तो ये रूट से कैंसिल 3 हो गया, a² और b²। हम इन दोनों में से किसी की भी एक वैल्यू ले सकते हैं। अभी हम b चला जाएगा इधर, मतलब b² इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a² की वैल्यू हो जाएगी 3b²। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन, हो गया एक समीकरण हमारा। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम और क्या ले सकते हैं, इसको हम सीधा ले सकते हैं b² इक्वल्स टू a²/3। ये ले सकते हैं हम इसको यहाँ पर। ओके, तो आपको हमने जो पहला वाला थ्योरम था, हमने क्या देखा था, अगर b² मतलब 3 जो है b² को भाग करेगा
तो वो b के जो एक गुणनखंड है कम से कम उसको भी तो भाग करेगा ही ना। हमने ये सीखा था, तो हम इसको ही देखते हैं, इसी तरह से इसको लेके चलते हैं। अब आपको पता है क्या, यहाँ पर क्या है, a और b क्या है, एक पूर्णांक है, a, b एक पूर्णांक है। ओके, जहाँ पर क्या है, नीचे जो है b की वैल्यू मतलब q नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब b जो है परिमेय संख्या, हमको पता है क्या, b जो है नॉट इक्वल है किसके, 0 के है। ओके, और p q क्या है, वो तो एक परिमेय संख्या हमने बताई, मतलब a बटे b एक परिमेय संख्या ये हमने बताई। अब इसी मेथड से अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो मतलब क्या कर रहे हैं आप देखो, 3 जो है, मतलब 3 क्या कर रहा है, a स्क्वायर जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित है। हमने पहले जो थ्योरम थी 1.3 उसमें यही सीखा था, विभाजित है पूरी तरह से। तो क्या होगा, p ये जो a रहेगा वो भी तो क्या है, a भी तो क्या होगा, a भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा। ये भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। चलो ये इतना हमको समझ में आ गया। अब हम मान लेते हैं किसकी वैल्यू हमको यहाँ पर देखोगे आप फर्स्ट इक्वेशन में, तो हम किसकी, a की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे तो हम a को क्या ले लेते हैं, यहाँ पर माना a इक्वल्स टू हम क्या ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो 3 है तो हम यहाँ पे 3 के ही लेना पड़ेगा। पहले 2 था, पहला वाला जो क्वेश्चन था हमने जो सॉल्व किया इसको, यहाँ पे √2 बताना था, तो हमने यहाँ पर 2 के ले लिया था। आप देखोगे यहाँ समझोगे तो हमने यहाँ पे 2 के ले लिया था। अभी हमको क्या बताना है, 3 को प्रूफ करना है। ये रहा 3, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। ओके, अगर हमने यहाँ पर a की वैल्यू इस वाले समीकरण में रखी, समीकरण 1 से क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर हमने रखा, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर हो जाएगी। 3 3 ज़ा 9, k स्क्वायर हो जाएगा, ये 3b स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये हो जाएगी। अभी आप देखो k स्क्वायर इक्वल्स टू 3 बटे 9 इंटू बी स्क्वायर। अभी आप देखो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर बटा 3 आ जाएगा। आ रहा है, तो यहाँ पर देखो आप, अगर आपने यहाँ पर बताया था क्या, यहाँ पे आपने ए स्क्वायर का रिलेशन बता दिया था कि ए स्क्वायर अगर 3 से भाग हो रहा है तो ए भी जो है वो भी 3 से भाग जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 3 से विभाजित हो रहा है। अगर आप इस कंडीशन को पूरा पूरा देखोगे, यहाँ पर देखोगे ये वाला, तो क्या है, बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो बी जो है, बी भी जो है 3 से विभाजित होगा। क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा, मतलब P और Q, मतलब A और B के जो दोनों के विभाज्य हैं, मतलब दोनों क्या है, 3 से विभाज्य हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर a स्क्वायर को भी आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया था, जो a स्क्वायर था उसको भी हमने 3 से भाग करके दिखा दिया था, और a को भी हमने भाग करके दिखा दिया था। ऐसे ही क्या हो रहा है, b स्क्वायर जो है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है और b भी 3 से डिवाइड हो रहा है। मतलब क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें तो जो a है, a और b दोनों क्या है बच्चों, 3 से विभाजित हो रहे हैं, दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं।
तो इन दोनों को विभाजित नहीं होना था क्योंकि परिमेय संख्याएँ जो हैं, उनमें दोनों नंबर कॉमन नहीं होते, विभाजित नहीं होते। तो ये क्या है, हमारी मान्यता यहाँ पर क्या गलत हो जाएगी? मतलब हमने यहाँ गलत माना था कि √3 परिमेय संख्या है। आपको क्या दिखेगा यहाँ पर? √3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। मतलब क्या है आंसर? अतः सिद्ध होता है, क्या होता है बच्चों यहाँ पर? √3 अपरिमेय संख्या है। हमको जो है, जब भी हम परिमेय संख्या लेते हैं तो वहाँ पर जब दोनों कॉमन नंबर आ जाते हैं ऊपर-नीचे, या कोई भी एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं जो दोनों में कॉमन है, दोनों जो नंबर्स हैं वो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो परिमेय संख्या नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। एक इसका ये तरीका था, एक और बताती हूँ। हमको क्या पता होता है बच्चों? √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1.732, उसके बाद 0.508, इस तरह से और आगे बढ़ती जाती है। हमको क्या पता है, जो भी परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, एक दशमलव के बाद भी वो एक जगह आके खत्म हो जाती है। होती है जैसे 1/2 है बच्चों, तो 1/2 को आप क्या लिखोगे? कुछ नहीं है, 0 लगा के पॉइंट लिया हमने, यहाँ 0 बढ़ गया तो कितना आया? 2 पंजे 10। तो ये 0.5 पर यहाँ पर पूरी तरह से इसका शेषफल जो है वो रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब ये जो इसका लास्ट है, ये यहाँ आके खत्म हो रहा है। ओके, मतलब 1.2 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? 1.2 को हम 1.1/2 को हम 0.5, मतलब 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है। बट आप यहाँ पर देखो, ऐसे एक और 1/3 को ले लेते हैं। अगर मैंने 3 से भाग दिया 1 को बच्चों, तो ये 0, यहाँ पे मैंने 0 बढ़ाया पॉइंट लगा के, 3 बार में जा रहा है 9, फिर से 0 बढ़ाया मैंने, पॉइंट लगा ही हुआ है, तो फिर से 3 दिया 9, फिर एक और बच जाएगा क्या? एक और बचेगा फिर। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो नंबर्स हैं वो इस तरह से इसी सीरीज में बढ़ते जाएंगे ऊपर से। तो ये कौन सा फॉर्म कहलाता है? ये कहलाता है रिपीटिंग फॉर्म। मतलब यहाँ पर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। बट अगर आप इसको देखोगे, अगर आपने इसको देखा, तो आप यहाँ पर देखो 1.732, मतलब 1.732, जीरो के बाद कुछ और भी था यहाँ पे, 5 था मैंने हटा दिया, 508, इस तरह से ये नंबर्स बढ़ रहे हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये तो ना तो समाप्त हो रहे हैं, √3 के जो दशमलव है वो समाप्त भी नहीं होते हैं। ओके, और रिपीट भी नहीं है, मतलब आवृत्ति भी नहीं है इसकी, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें से। तो ये क्या है, अगर इनकी इस तरह की कंडीशन होती है, मतलब ना तो इनका दशमलव खत्म हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाते हैं? ये अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अपरिमेय संख्या हो जाती हैं, इसलिए इनको हम अपरिमेय, मतलब जहाँ पर ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, मतलब आवृत्ति इनकी बार-बार इसकी तरह 3 की तरह नहीं जा रही है और समाप्त भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम में तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है जिससे हमने ये लॉन्ग मेथड से किया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने थ्योरम्स करी हैं और एक एग्ज़ाम्पल लिया है, एग्ज़ाम्पल नंबर 9। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के और एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.2 के बाद जो है हमने थ्योरम ली है, जो प्रमेय दी हुई थी 1.3 और 1.4, उसके साथ ही हमने अपरिमेय संख्या को किस तरह से प्रूव करना है उसकी थ्योरम कंप्लीट की है। उसको हमने 2 तरह से सॉल्व किया है। आपको जो भी ईज़ी लगे आप उस तरह से समझ सकते हो, बट एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो आपको जो पूरा डिटेल वाला आंसर है उसको लिखना होगा। नेक्स्ट क्लास में भी हम अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।